नोट कर लिया है ना? चले। तो देखिए एक नाम आपको याद कराया है, नाम पढ़िए, क्या नाम है? एंड्रयू नाम है, ठीक है ना? तो प्लांट टिश्यू टर्म किसने दिया है? एंड्रयू ने। ठीक है, इन्हीं को फादर कहा जाता है प्लांट एनाटॉमी का, ठीक है, एंड्रयू को ही। चलिए देखिए प्लांट एनाटॉमी, अब जानते हैं कैथरीन एसाउ ने लिखा है इसको, 1954 में पब्लिश हुआ, जबकि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट
1960 में। चलिए अब इसके बाद टिश्यू को क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी में इसका कुछ पोर्शन तो बचा हुआ है, और जो सिलेबस है उसमें तो ये भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया हुआ है वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा ये भी हमने पूरा टिश्यू का जो पोर्शन है समराइज कर दिया है, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं, टिश्यू का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया है। देखिए इसको, टिश्यू को किस आधार पे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। दैट मीन कि टिश्यू डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रख रही है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो वो टिश्यू जो डिवाइडिंग होता है, जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही टिश्यूज को क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक। क्या नाम दिया जाता है, ऐसे ही टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। सीधी बात, डिवाइड करने वाले जो टिश्यू है उन्हें क्या बोला जाएगा, मेरिस्टेम कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, मेरिस्टेम कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर वो जो टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, परमानेंट। तो दो पार्ट कौन से हैं जिसमें क्लासिफाई कर दिया गया है, बताओ। क्या है, मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा है, परमानेंट, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू हम लोग बता रहे हैं वो लिविंग और डेड के बेसिस पे नहीं है। ये नहीं कि परमानेंट जो है वो डेड है और जो मेरिस्टेमेटिक है वो लिविंग है। ये ठीक बात है कि मेरिस्टेमेटिक जो है वो लिविंग है, ठीक है, लेकिन सभी परमानेंट टिश्यू जो है वो डेड नहीं है। तो क्लासिफिकेशन का आधार जीवित या मृत नहीं है, क्या है आधार, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, याद रखना है। तो वो टिश्यूज जो डिवाइड होते हैं, जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, उन्हें बोला जाता है मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है, मेरिस्टेम कहा जाता है। और वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या बोला जाता है, परमानेंट। तो दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेम। तो सबसे पहले एक सवाल इसमें लिखा हुआ है कि मेरिस्टेम नाम किसने दिया है, क्या नाम है, नगेली। तो मेरिस्टेम टर्म किसके द्वारा दिया गया है, नगेली के द्वारा। जबकि प्लांट टिश्यू टर्म किसने दिया है, एन ग्रू ने दिया है। किसने दिया है, एन ग्रू ने दिया है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको लोकेशन के बेसिस पे, प्लांट में किस जगह पे है, लोकेशन के बेसिस पे तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। नाम बताइए, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, नाम तो बताइए। एपिकल, एम फॉर मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल। तो बताइए मेरिस्टेम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे है ये, ठीक है। जबकि ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, वो नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे देखिए और बताइए कौन से तीन नाम आपको याद करा रहे हैं। पहला क्या बताया आपको, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा बताया आपको, इंटरकैलरी। तीसरा आपको कौन सा बताया, लेटरल। लेटरल को और क्या बोला जाता है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है, एपिकल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल आप जानते ही हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था, है ना, लोकेशन भी देखा था। तो ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है, हाँ चलिए, कोई भी मेरिस्टेम है उसकी क्या पहचान होगी, डिवीजन की प्रॉपर्टी रखेगा वो, ठीक है ना। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाएगा, रूट एपाई से पाया जाएगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाएगा, सूट एपाई से पाया जाएगा। आपको मालूम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। तो सभी प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या कार्य होता है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में नोट कराया था, रिस्पॉन्सिबल है लेंथ बढ़ाने के लिए। तो रूट का लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और स्टेम का सूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है
लोकेशन के बेसिस पे अगला जो मेरिस्टेम है वो है इंटरकैलरी। क्या नाम है? इंटरकैलरी। कहां पाया जाता है? मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। तो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और एपिकल के जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम की पहचान है उसकी वजह से प्लांट पार्ट का क्या बढ़ेगा? लंबाई। तो कौन कौन सा है प्राइमरी मेरिस्टेम? एपिकल और इंटरकैलरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजेज इन लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है ना? जैसे एक सवाल आपने सुना होगा कि जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, जो घास चरने वाले जानवर हैं, है ना, वो जब घास को चबा लेते हैं तो दोबारा जो घास की जो पत्तियां हैं वो दोबारा रीजनरेट कर जाती हैं, दोबारा जो है वो घास तैयार हो जाता है। कारण क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है ना? क्या आंसर रहेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो कहेगा ब्राउजिंग एनिमल के द्वारा घास चरने वाले जो जानवर हैं वो घास को चबा जाते हैं, खा जाते हैं, उसके बाद से ग्रासेस की लंबाई दोबारा बढ़ जाती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टेम कौन सा होगा? इंटरकैलरी। क्या नाम होगा? इंटरकैलरी। ठीक है, चलिए तो बताइए प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स में क्या क्या आपको याद करा है? एपिकल मेरिस्टेम और, अरे यही तो बताया जाएगा प्राइमरी में। एपिकल और इंटरकैलरी क्या होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे। अब आइए ये लोकेशन के बेसिस पे दूसरा जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम, है ना। लेटरल मेरिस्टेम को बोला जाता है सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। तीन एग्जांपल जल्दी से बताओ, क्या क्या लिखा? पढ़ो। पार्ट कैम्बियम, और क्या लिखा है? वैस्कुलर कैम्बियम, और वैस्कुलर कैम्बियम को और क्या बोला जाता है? फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जानबूझ के अलग नोट किया है। अब ये देखो, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? गर्थ बढ़ाने के लिए, सर्कमफेरेंस बढ़ाने के लिए, डायामीटर बढ़ाने के लिए, और ऐसे ग्रोथ को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। तो ये किसके बारे में बात हुई? ये बात हुई मेरिस्टेम के बारे में। आगे आ जाइए। जो परमानेंट टिश्यू है उसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में लैटेक्स सेल और लैटेक्स बेसल्स आते हैं। ठीक है, जो यहां पे दिया नहीं है। ठीक, तो बचा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए इधर, सिंपल परमानेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में लैटेक्स सेल होगा, लैटेक्स बेसल होगा। चलिए, सिंपल में ये तीन पार्ट होते हैं। देखिए नाम पढ़िए, नाम आप सुने होंगे। क्या नाम है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। नाम बताइए। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स में दो होंगे, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। एक एक करके सिंपल में देखिए। तो अब इन तीनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा डिवाइडिंग होंगे कि नॉन डिवाइडिंग होंगे? नॉन डिवाइडिंग होंगे, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट है। ठीक है ना? तो देखिए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा को कंपेयर कर रहे हैं। पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा लिविंग है, लेकिन एस्क्लेरेन्काइमा क्या होगा? डेड। डेड होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, अच्छा मेरिस्टेम जो है वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? लिविंग होगा भाई, लिविंग होगा, है ना। टोटीपोटेंट होगा, थिन सोलोजिक वॉल होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा। दो बार ये पॉइंट आपको बता चुके हैं। एक बार मेरिस्टेमेटिक फेज में बताया था, ग्रोथ के फेजेज में। दूसरा अभी रूट के जोन में बताया है। इधर आइए। तो मेरिस्टेम लिविंग होगा। इधर देखिए, पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा लिविंग है, लेकिन एस्क्लेरेन्काइमा क्या होगा? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। चलिए ये देखिए, पेरेन्काइमा फोटोसिंथेटिक होगा, कोलेन्काइमा भी प्रायः फोटोसिंथेटिक होगा, लेकिन एस्क्लेरेन्काइमा क्या होगा? नॉन। इंटरसेलर स्पेस की बात करोगे, सेल्स के बीच में गैप की बात करोगे, इंटरसेलर स्पेस, आईसीएस मतलब इंटरसेलर। तो पेरेन्काइमा में इंटरसेलर स्पेस पाया जाएगा,
लेकिन कोलन काइमा और एस्क्लेरन काइमा में इंटरसेलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, जब सेल्स के कॉर्नर पे मटेरियल के डिपोजिशन की बात होगी तो यहां देखिए जो एस्क्लेरन काइमा है वो लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जबकि कोलन काइमेटस सेल्स के कॉर्नर पे डिपोजिशन किसका होता है, पेक्टिन का और सेलुलोज का, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पेक्टोसेलुलोजिक। और जबकि यहां पे किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं होता, डिपोजिशन नहीं होता तभी तो क्या पाया जाता है, इंटरसेलर स्पेस। ठीक है। फंक्शन की बात करो, एस्क्लेरन काइमा का काम है मजबूती देने का काम, कोलन काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही बनाएगा। पेरेन काइमा का काम होता है सिंथेसिस, सिक्रेशन और स्टोरेज। ठीक है ना। और एक बात और, पेरेन काइमा यूनिवर्सल टिश्यू है प्लांट का। क्या मतलब, क्या मतलब होगा यूनिवर्सल टिश्यू करने का मतलब, प्लांट का कोई भी पार्ट हो वहां पाया जाएगा क्या, पेरेन काइमा। इस वजह से यूनिवर्सल टिश्यू, एक एरो दीजिए, नीचे लिखिए यूनिवर्सल टिश्यू ऑफ प्लांट, यूनिवर्सल टिश्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट का यूनिवर्सल टिश्यू क्या होगा, पेरेन काइमा होगा। इस बात का मतलब यह है प्लांट का कोई भी पार्ट हो पेरेन काइमा जरूर पाया जाएगा, पेरेन काइमा पाया ही जाएगा, कोई सा पार्ट हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, हर जगह पाया जाएगा पेरेन काइमेटिक टिश्यू। इस वजह से ओके। यहां देखिए एक आसान सा सवाल देखिए, कोलन काइमा का काम है मैकेनिकल स्ट्रेन देना और कोलन काइमा है लिविंग। सवाल सुनो, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू किसे बोला जाता है, ना बॉक्स बंद कर लो और इंपॉर्टेंट मार्क करो, भूलना नहीं, किसे बोला जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, किसे बोला जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, कोलन काइमा को। किसे बोला जाता है, कोलन काइमा को। ठीक है, याद रखिएगा। इधर आ जाओ, अब जाइलम की बात करो या फ्लोएम की बात करो, दोनों में चार चार कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले जाइलम की बात करो, चलो बताओ चार कंपोनेंट कौन से, नाम पढ़ो, ट्रैकिड है, बेसल है, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में आ जाओ, चार कंपोनेंट कौन से हैं, सिप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर। तो बताओ जाइलम के चार कंपोनेंट कौन से हैं, जाइलम के चार कंपोनेंट कौन से हैं, ट्रैकिड होगा और बेसल होगा, जाइलम फाइबर होगा, जाइलम पेरेन्काइमा होगा। अब फ्लोएम में आओ, सिव ट्यूब एलिमेंट है ना, या सिव ट्यूब होगा, और सिव ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल पाया जाएगा। और बताओ और क्या है, हाँ पेरेन्काइमा और फाइबर। जैसे जाइलम में बता रहे थे जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर, वैसे फ्लोएम में बताओगे फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो चार चार कंपोनेंट है, याद किया, जाइलम के चार कंपोनेंट कौन से हैं, हाँ बताओ भाई, याद कर ना, चार चार कंपोनेंट याद किया, नहीं बता पाओगे, बता लोगे तो बताओ, जाइलम को बताओ, ट्रैकिड है, कंपेनियन सेल है, बेसल है, और क्या है, ट्रैकिड है, और क्या है, फाइबर है और पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड और बेसल। फ्लोएम में बताओ, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। और चलो इधर देखो, यहां चार कंपोनेंट हैं, ट्रैकिड, बेसल और जाइलम फाइबर क्या है, पेरेन्काइमा तो लिविंग होता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग। तो चार कंपोनेंट में तीन क्या है, नॉन लिविंग है, सिर्फ एक लिविंग है, वो कौन सा है, हाँ जाइलम पेरेन्काइमा। इधर आओ, यहां चार कंपोनेंट हैं, सिर्फ एक जो है
नॉन लिविंग है, बाकी तीन। यहां पे क्या बोल रहे थे, चार में से तीन क्या है, नॉन लिविंग है। यहां पे चार में से तीन क्या है, लिविंग है। तो यहां पे सिर्फ एक ही डेड है, वो कौन सा है, फाइबर। काइमा फाइबर हमेशा क्या होगा, डेड होगा। फाइबर जो है वो क्या होते हैं, एस्क्लेरन काइमाटस होते हैं, एस्क्लेरन काइमेटस होते हैं, और इस वजह से ये क्या होगा, नॉन लिविंग। तो ये इसमें आपने याद किया। तो कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन कौन सा लिविंग कंपोनेंट है, सिर्फ टू कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। नहीं, फ्लोएम फाइबर नहीं, फाइबर हमेशा क्या होगा, डेड होगा, ठीक है ना। फ्लोएम फाइबर को और किस नाम से जाना जाता है, बास्ट फाइबर। क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है फ्लोएम फाइबर्स को। ये देखिए, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज कराएगा किसका, क्या लिखा है, लिखा है फर्स्ट। क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है, एफ फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो एफ फॉर फैट, एस फॉर स्टार, टी फॉर टेनिन। इधर आओ, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज कराएगा किसका, आर एम एल, राम मनोहर लोहिया। ओके, इससे पहले भी आपको याद कराया है। तब रोज, मिकेलिया और लोटस। कौन सी कंडीशन, क्या होता है, एपोकार्पस, ठीक है, पेटल्स फ्री हो। हाँ, पेटल्स फ्री हो, पेटल फ्री होता है तो एपोकार्पस बोला जाता है। क्या फ्री हो, कार्पल्स फ्री हो भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये है रेजिन, म्यूसिलेट और लैटेक्स। तो ये क्या होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या स्टोर कराएगा, आर एम एल। जाइलम पेरेन्काइमा किसका स्टोरेज कराएगा, एफ एस टी, फर्स्ट। याद किया है फर्स्ट, और याद किया है आर एम एल। नोट कर लिया होगा, कुछ छूटा नहीं ना, वेरी गुड। ये देखिए, different organs in plants show differences in their internal structure.
तो अलग अलग प्लांट पार्ट में, अलग अलग प्लांट के ऑर्गन्स में अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में मोनोकाट और डाइकाट में भी हम देखेंगे कि वो एनाटॉमिकली क्या होते हैं, अलग होते हैं। और तीसरी बात ये देखो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग इन्वायरमेंट के साथ क्या शो करता है, एडाप्टेशन। मतलब जो एनाटॉमी है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, वो भी बदलाव लाता है, वो भी एडाप्टेड है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बात समझ कर लीजिएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन में होता है। ठीक है ना। तो सिर्फ मार्फोलॉजी ही नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है, एडाप्टेड है किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। चलो, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपने देखा था, प्लास्टिसिटी पढ़ा था हमने, हेट्रोफिली, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली हमने पढ़ा, किसमें पढ़ा हमने, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली कहां पाया जाता है, हाँ, बटरकप। और स्टेजेस ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पर, ठीक है।
ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट में टिश्यू सिस्टम को। प्लांट में कोई भी आर्गन आप लोगे, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, कोई भी आर्गन आएगा तो टिश्यू सिस्टम ऐसे आते हैं। सबसे आउटरमोस्ट जो है वो क्या होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। तो सबसे बाहर क्या लिखा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तीन पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। इसके बाद क्या है, ग्राउंड या इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहा जाएगा। और आखिरी यहां पे क्या लिखा पढ़िए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग। क्या बोला जाता है, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किनका बना होता है, बताइए किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। तो ये पेरेन्काइमेटस है, किसका बना है, पेरेन्काइमा का। जबकि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें पेरेन्काइमा भी होगा, कोलेनकाइमा भी होगा और स्क्लेरेन्काइमा भी होगा। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों प्रकार के सिंपल टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि इपिडर्मल टिश्यू बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा नाम का जो सिंपल टिश्यू है वो इन्वॉल्व हो रहा है। यहां तीनों सिंपल टिश्यू है, सिंपल है ना, ये अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, परमानेंट में सिंपल है ये। चलिए इधर देखिए, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम नाम ही है कंडक्टिंग, तो आपको मालूम है कंडक्शन का काम जाइलम और फ्लोएम। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम किसका बना होता है, जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। आपको मालूम है जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वास्कुलर बंडल। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी इसके तीनों पार्ट हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसमें हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वास्कुलर बंडल। देखो क्या लिखा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वो सभी पार्ट आएंगे किसी भी आर्गन के बॉडी पार्ट में। ठीक है ना, किसी भी आर्गन की अगर बात हो, प्लांट के, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, तो किसको छोड़ करके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ करके और वास्कुलर बंडल को छोड़ करके जो कुछ भी होगा उसमें, वो सभी पार्ट किसमें इंक्लूड होंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक पॉइंट और यहां पे नोट करना है। चलिए, लीफ में, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को क्या नाम दिया जाता है, आप जानते हैं क्या बोला जाता है, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को बोला जाता है मीजोफिल। क्या बोला जाता है, मीजोफिल। बहुत पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में मीजोफिल, ठीक है ना। तो लिखना है ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, डैश दीजिएगा और इसका नाम नोट करिए। तो ग्राउंड टिश्यू लीफ का, लीफ का ग्राउंड टिश्यू किसे बोला जाएगा, मीजोफिल। नोट कर लिया है, नोट कर लिया ना, पढ़ नहीं पा रहे हो, लिखा है ऑल पार्ट एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, डैश देके आगे लिखना है मीजोफिल। तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू का नाम होता है, क्या नाम होता है, पता है, मीजोफिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीजोफिल पुकारा जाता है। कंप्लीट कर लिया है।
अरे ठीक है भाई।
नोट कर लिया? क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखो जल्दी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था शुरू में, इससे पहले टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? हाँ, तीन। अभी दो पार्ट क्या बता रहे थे? तीन पार्ट ना, कौन कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तुरंत देखना पड़ रहा है, अभी नोट करके आ रहे हैं। दूसरा, ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम देख ले तुरंत, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तीसरा कौन सा है? वैस्कुलर। वैस्कुलर को क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग। क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग। तो अब पहले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको तीन पार्ट में डिस्टिंग्विश कर दिया है अलग अलग समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना होता है एपिडर्मल सेल्स का, पहली बात। दूसरी बात, अब उन सेल से निकलने वाले कुछ आउट ग्रोथ होंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? एपिडर्मल एपेंडेजेस कहा जाएगा। ठीक है ना? अगर वो रूट के एपिडर्मिस से एराइज हो रहा है तो आप जानते हो क्या बोला जाएगा? रूट हेयर कहा जाएगा। और स्टेम के एपिडर्मिस से एराइज होगा तो क्या बोला जाएगा? स्टेम हेयर। स्टेम हेयर का नाम होता है, क्या बोला जाता है? ट्राइकोम। क्या बोला जाता है? ट्राइकोम। ठीक है। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? स्टोमेटा। ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना होता है एपिडर्मल सेल्स का, एपिडर्मल अपेंडेजेस का और स्टोमेटा, है ना? तो किसका बना हुआ है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल सेल्स का, एपिडर्मल अपेंडेजेस का और स्टोमेटा होता है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे? एपिडर्मल सेल्स के बारे में। ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लांट का कोई सा भी आर्गन हो, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, सबसे बाहरी जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसका किसका बना होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना होगा। और उसमें क्या आएगा? एपिडर्मल सेल्स आएंगे। तो याद रखिएगा कि ये आउटर मोस्ट होता है, जहां कहीं ये होगा, जिस किसी भी आर्गन में होगा, सभी में होता है, तो जहां भी होगा सबसे पहले ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी लेयर है ये। तो सबसे बाहर है ये, कितने लेयर में अरेंज्ड है? सिंगल लेयर। और अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सबसे पहले नोट किया था कि पेरेन्काइमा का बना हुआ है। किसका बना है? तो मतलब जो सिंगल लेयर सेल की बात कर रहे हैं वो कौन सा सेल है? पेरेन्काइमेटस सेल है। कौन सा सेल है? पेरेन्काइमेटस। तो आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस सेल है, और ये सेल एकदम पास पास है। एक ये सेल है, उससे सटा हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, सिंगल लेयर है ये। और ये सेल अब पास पास है, तो क्या बोला जाएगा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्या बोला जाएगा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड या कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल कहा जाएगा। तो क्या क्या बताया? आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर है, लूजली पैक्ड है, नहीं लूजली पैक्ड नहीं है, कैसा है? कॉम्पैक्टली पैक्ड या अरेंज्ड है। और कॉन्टिन्यूअस लेयर है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अच्छा, ये जिन सेल्स की आप बात कर रहे हो, ये कौन से सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ठीक है ना? और ये देखो, ये हमने दिखाया है यहां पे रेड कलर से, साइटोप्लाज्म। क्या दिखाया है? साइटोप्लाज्म।
तो आप देख दो एकदम बाहर एक पतला सा लेयर पाया जा रहा है किसका, साइटोप्लाज्म का। तो सबसे बाहर ये प्रोटोप्लाज्म का एक पतला सा थिन लेयर है, लेकिन अगर आप इसके वैक्यूल को देखें तो ये वैक्यूल क्या है, लार्ज है। तो ये पेरेन्काइमेटस सेल स्मॉल अमाउंट साइटोप्लाज्म का रखते हैं, लेकिन रखते हैं एक बड़ा सा वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल रखते हैं, ठीक है ना। ये पहचान है इनकी। चलिए अब देखिए, एपिडर्मल जो सेल्स का जो सिंगल लेयर है उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ना। तो वैक्स लाइक सब्सटेंस की कोटिंग होती है और इसको क्या नाम दिया जाता है, क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाएगा, क्यूटिकल पाया जाएगा। कब पाया जाएगा, जब ये एपिडर्मिस किसका हो, स्टेम का हो, जब ये एपिडर्मिस पत्तियों का हो। लेकिन जब ये एपिडर्मिस रूट का होगा तो वहां ये क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। तो रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल की कोटिंग नहीं होगी, तो अगर होगी तो फिर वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। भाई मोम की कोटिंग कर दोगे सेल के ऊपर, तब वो क्या हो जाएगा, इम्परवियस हो जाएगा, है ना। उससे हवा तो पास नहीं हो पाएगी, तो फिर पानी कैसे पास होगा, है ना। तो याद रखना कि क्यूटिकल पाया जाता है, ठीक बात है, लेकिन क्यूटिकल नहीं पाया जाता, कहां एब्सेंट होता है, रूट के एपिडर्मिस के ऊपर। तो रूट का अगर एपिडर्मिस है तो क्रिटिकल नहीं पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा, लेकिन कहां नहीं पाया जाएगा, रूट के एपिडर्मिस के ऊपर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एपिडर्मल सेल के बारे में। आइए, एपिडर्मल अपेंडेजेस अगर रूट के एपिडर्मिस से एराइज हुआ तो क्या बोला जाएगा, रूट एयर। अभी रूट में मार्फोलॉजी में पढ़ के आए थे हम लोग, यूनिसेलर होता है। काम आप जानते ही हो, क्या काम होता है रूट हेयर का, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर वाटर एंड मिनरल। चलिए इधर आइए, अगला देखिए, अगर ये एपिडर्मिस स्टेम का होगा तो उससे जो हेयर निकलेगा उसे क्या बोला जाता है, ट्राइकोम। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ट्राइकोम के बारे में। ये यूनिसेलर होगा कि मल्टीसेलर होगा, मल्टीसेलर होगा। ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ये हार्ड भी हो सकता है। तो सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ भी हो सकता है। ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी, सत्ता हो भी सकता है और सत्ता नहीं भी हो सकता है। और इवन ये सिक्रेटरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिक्रेटरी, ठीक है। तो बताइए ट्राइकोम के बारे में क्या क्या आपको बताया, यूनिसेलर की मल्टीसेलर, सॉफ्ट की हार्ड, हाँ ठीक है, सेप्टेड की ये सेप्टेड, ब्रांच की अनब्रांच, सेक्रेटरी की नॉन सेक्रेटरी, हाँ दोनों। क्या लिखा है, सेक्रेटरी है, क्या है, सेक्रेटरी है। चलो इधर आइए, इसके अलावा क्या होगा, स्टोमेटा पाया जाएगा। स्टोमेटा बना होता है दो वीन से या किडनी शेप सेल्स का। ये सेल्स किस नाम से जाने जाते हैं, गार्ड, क्या बोले जाते हैं, गार्ड सेल कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको, किडनी शेप या वीन शेप दिख रहा है। अरे ऐसे ही तो होती किडनी, तो वीन शेप या किडनी शेप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी खास बात क्या है, ये क्या रखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। इस वजह से जो गार्ड सेल है वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। चलिए ये देखिए, दोनों गार्ड सेल के बीच में जो आपको एक पोर दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोला जाएगा, स्टोमेटल पोर। क्या बोला जाएगा, स्टोमेटल पोर। इन गार्ड सेल के सटे हुए इनके विसिनिटी में कुछ सेल्स हैं जहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा, मतलब वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल। क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल कहा जाता है। ये देखिए, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर, तीनों को मिला के बोला जाता है स्टोमेटल। पूरा नोट करिएगा, स्टोमेटल एपेरेटस। क्या बोला जाता है, स्टोमेटल करिए, TAL, स्टोमेटल एपेरेटस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्टोमेटल एपेरेटस कहा जाएगा, स्टोमेटल एपेरेटस कहा जाएगा। चलिए देखिए, जल्दी से इसको फिनिश करिए। The epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and comprises
तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट बॉडी की, और बना होता है एपिडर्मल सेल्स का, स्टोमेटा का और एपिडर्मल अपेंडेजेस का, जैसे ट्राइगोन्स होंगे और हेयर्स होंगे। The epidermis is the outermost layer of primary plant body. It is made up of, देखो, elongated compactly arranged cell जो कि continuous layer बनाता है। ये सिंगल लेयर है। एपिडर्मल सेल पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। ये स्मॉल अमाउंट साइटोप्लाज्म का होता है जो कि लाइनिंग बनाता है किसका, सेल वॉल का। डायग्राम में बहुत साफ साफ दिखाया था। और एक बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है। अच्छा, आउटर साइड पे आप देखोगे प्रायः एक बैक्सी थिक लेयर होता है जिसे क्या बोला जाता है, क्यूटिकल, जो कि क्या करेगा, जो कि ट्रांसफरेशन रोकता है। क्यूटिकल जड़ों में एब्सेंट होता है। इसको हाईलाइट करिए, बॉक्स बंद करिए। क्यूटिकल एब्सेंट होता है जड़ों में। अब इसके बाद से स्टोमेटा होगा। तो स्टोमेटा है जो कि पत्तियों की एपिडर्मिस से पाया जाएगा। और स्टोमेटा, अब क्या काम होता है स्टोमेटा का, क्या काम होता है? ट्रांसपरेशन तो है ही, साथ में बॉक्स बनाइए जरा, है ना। ट्रांसपरेशन और गैसेस एक्सचेंज दोनों में हेल्प करेगा। ट्रांसपरेशन और गैसेस एक्सचेंज दोनों में हेल्प करेगा। एक देखिए, स्टोमेटा के लिए एक और टर्म है, स्टोमा भी बोला जाता है। हर एक स्टोमेटा बना होता है दो बीन शेप या किडनी शेप सेल्स का, उन्हें बोला जाता है गार्ड सेल, जो कि इंक्लोज करता है स्टोमेटा के पोर को। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये देखो, ग्रासेज में जो गार्ड सेल है वो किडनी शेप या बीन शेप का नहीं है, वो कैसा है, डम्बल शेप। बॉक्स बनाइए और हाईलाइट करिए। तो घास में, ग्रासेज में कैसा गॉड सेल देखने को मिलेगा, बीन शेप या किडनी शेप नहीं होगा, किस शेप का होगा, डम्बल शेप का। किस शेप का, डम्बल शेप का होगा। ठीक है, चलिए। जो जो आउटर वॉल है गॉड सेल का, वो क्या होता है, वो थिन होता है, जो स्टोमेटल पोर से दूर होता है, जबकि जो पोर की ओर होता है, जो इनर वॉल होता है, वो थिक होता है। इस वाले फोटो में दिखाएंगे, यहां देखिए। तो ये है आउटर वॉल, कैसा दिख रहा है, थिन। जबकि ये देखिए, ये क्या है, इनर। तो जो इनर वॉल है वो कैसा होगा, वो ठीक होता है। जरा नोट करिए इस फोटो पे। तो आउटर वॉल जो है वो थिन है और जो इनर वॉल है वो थिक है। ट्रू एंड फॉल्स में देगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए इसे। आउटर वॉल क्या है, थिन है, जबकि इनर वॉल है थिक। किसकी बात हो रही है, किन सेल की बात हो रही है, गार्ड सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गार्ड सेल की बात हो रही है। चलिए ये देखिए जरा, ये फोटो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए पहचानिए,